दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। मजदूर मजबूर है। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई कि लॉकडाउन 4 31 मई तक रहेगा, लेकिन इस लॉकडाउन का अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर हुआ है तो वो हमारे प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूर यानी वो मजदूर जो झारखंड के बाहर हैं। आज हमने पूरे दिन एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर औरैया से, उत्तर प्रदेश से आ रही थी कि औरैया में एक सड़क हादसा होता है। उस सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत हो जाती है। उन 24 लोगों में से 12 झारखंड के बोकारो के होते हैं। हम ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह हादसा एक अनहोनी थी जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ट्रक में काले प्लास्टिक में जो मजदूर मरे थे उनके शवों को भर दिया पोस्टमार्टम के बाद, और उनके बगल में जो घायल हैं उनको भी सुला दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन मजदूरों से भरी गाड़ी झारखंड बॉर्डर पर पहुंचती है, बिल्कुल सम्मानित तरीके से इन शवों को पूरे सम्मान के साथ इनके पैतृक आवास लेकर के जाया जाए, यानी बोकारो के गोपालपुर, चास के गोपालपुर में, और जो घायल हैं उनको भी बाकायदा सबसे पहले इलाज के लिए भेजा जाए। लेकिन यहां सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या शवों को भी इस लायक नहीं समझा गया? पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बाबा छोड़ी दिहाल अमूमन आपको हम जब रिपोर्ट दिखाते हैं तो पीछे से एक आवाज आती रहती है जिसे हम वॉइस ओवर कहते हैं हमारी तकनीकी भाषा में, लेकिन यहां पर आपने वॉइस ओवर नहीं सुना, सिर्फ एक धुन थी, बिल्कुल गमगीन धुन, गम से भरी हुई धुन। जानते हैं ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों के द्वारा इन तस्वीरों को परिभाषित किया जा सके। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों के द्वारा इस दर्द को बयां किया जा सकता है। शायद हम निःशब्द हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास पूरी डिक्शनरी छान मारने के बाद भी, पूरे शब्दकोश को देख लेने के बाद भी वो शब्द हमें मिला ही नहीं जिस शब्द से इस दर्द को हम कोई शब्द में बांध सकें। हाँ, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं धनबाद से। हम अभिषेक का रुख करते हैं, अभिषेक से चर्चा करते हैं। अभिषेक, 12 मजदूर 24 मजदूरों की मौत होती है औरैया में, उसमें से 12 मजदूर चास के गोपालपुर के होते हैं। सवाल यह उठता है कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक दुर्घटना अनहोनी होती है, हम मान सकते हैं कि इस पर सरकार का कोई काबू नहीं है, पर सवाल यह उठता है कि क्या एक ऐसा राज्य जिसका मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं, उन योगी के राज्य में एक शव के साथ ऐसा सलूक हो, काले प्लास्टिक में बांध करके और उसे ट्रक में फेंक दिया जाए और उसके बगल में बाकायदा घायल मजदूरों को सुला दिया जाए, जबकि हमारे सनातन धर्म के प्रचारक कहते हैं योगी जी खुद को, और जबकि सनातन धर्म तो शव को सबसे पवित्र मानता है। इसके बावजूद अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभिषेक की इस मामले में ये अमानवीयता का हद है।
देखिए कहीं पे भी हम सभी के लिए ये हिंदू की बात नहीं है, सभी कौम में, सभी समाज में, सभी धर्म में जो मृत्यु के बाद जो भी कहते हैं कि उसको हम ईश्वर से जोड़ के रखते हैं और उसके साथ सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पे हम, यह परिकल्पना है कि जो यहाँ से मृत्यु लोक से निकल चुका है, उसकी आत्मा निकल चुकी है, वो सीधे स्वर्ग लोक का भागी है और ऐसे में उसका सम्मान किया जाता है। उसके जो शव है, जो एक तरह से कहे कि दैहिक शरीर है, उसका सम्मान के साथ हम उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमानवीय है और ये किसी भी रूप में, किसी भी सभ्य समाज के लिए कहे तो ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। ऐसी तस्वीर किसी भी रूप में कहे तो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये बहुत दुखद है और बहुत दर्द देने वाली तस्वीर है। देखिए जो बातें आपने अभी तक दर्शकों को शुरुआत में कही कि शब्द नहीं मिल रहे हैं और निशब्द हो चुके हैं, वो बिल्कुल सही है। आज के समय में हालात क्या है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक अखबार में मैंने देखा कि हेडलाइन उसने कहा कि मुझे इस तस्वीर के लिए शब्द नहीं मिल रहे, ये उसकी हेडलाइन थी। यानी आप अंदाजा करिए कि आज पत्रकारों के लिए, आज संपादकों के लिए शब्द नहीं मिल पा रहा है कि वो इसका हेडलाइन क्या तैयार करें। इतनी करवाहट, इतनी दर्द है, इतनी वेदना है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस हालत में लोग इस वक्त में सफर कर रहे हैं, कैसे हालात में लोग सफर कर रहे हैं, किस हालातों में लोग घर पहुंच रहे हैं। अभी मैं जब रणधीर वर्मा चौक पे हूं, आप अंदाजा करिए कि कुछ लोगों को मैंने अभी तस्वीर में देखा कि कुछ लोग जो बाहर से, नासिक से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो साइकिल से चल पड़े हैं, नई साइकिलें रास्ते में खरीदे हैं। जो पैसे उनके पास बच गए थे वो खरीद के वो ये लड़के जो है अपने गांव में कितने पैसे कमाते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं। 5,000, 7,000, 10,000 रुपया वो वहां पे कमाते हैं, छोटे छोटे अपने कहीं पर रोजी रोटी करते हैं और उसमें भी वो पेट काट कर अपने माँ बाप के पास में वो पैसे भेजते हैं। ये पीड़ा और ये दर्द आप सोचिए कितनी बड़ी है। और उसके बाद जब वो मजदूर अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, देखिए ठीक है, राज्य सरकार ने अपनी ओर से सबसे पहले पहल की। आज धनबाद की ही बात करें तो धनबाद में आज 10वीं ट्रेन यहां से पहुंची बेंगलुरु से, यानी 10 ट्रेन अभी तक लोगों को ला चुकी है, छात्र और प्रवासी मजदूरों को, और इसमें 13,000 से अधिक मजदूरों को लाए गए हैं। विभिन्न राज्यों में कहें तो धनबाद के अलावा विभिन्न जिलों में पहुंचाए गए हैं। तो ये पहल की गई, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये कैसे आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं। जिस माल ढुलाई के लिए ट्रक होता है, कंटेनर होता है, उसमें ये भर भर के आ रहे हैं, पशुओं के समान आ रहे हैं कोई, और सोशल डिस्टेंस की ऐसी की धज्जियां उड़ रही है। तो अभिषेक ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है, एक तस्वीर नहीं, जो मैंने कई पिछले कुछ दिनों में तस्वीर देखा कि जब कोई गर्भवती महिला अपने बच्चों के साथ में चल रही है, कोई गाड़ी खींच रहा है, कोई बच्चे के साथ, बैग के साथ अपनी माँ जो है खींच रही है। क्या विवशता है, क्या दर्द है, उस वेदना की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम सब किसी न किसी रूप में रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन भगवान ऐसी जो है नसीब, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा किसी को न दिखाए। हम ईश्वर से यही कल्पना कर सकते हैं, यही ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं अभिषेक जी, ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल अभिषेक, आपने ये जिक्र किया तो मुझे याद भी आया कि कल ही न्यूज़ 11 भारत प्रमुखता से दिखा रहा था कई तस्वीरें, कई ऐसी तस्वीरें जो ऐसा लगता है कि जिगर को चाक कर देंगी, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कल गिरिडीह से एक तस्वीर आई कि एक महिला थी, मजदूर थी, वो पैदल चली जा रही थी, गर्भवती थी, रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। देखिए उनकी खुशकिस्मती कहें, बदकिस्मती कहें, इसे क्या कहें, कि ठीक उसी वक्त वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रहा था, एम्बुलेंस ने उस महिला को उठाया, एम्बुलेंस वाले ने एम्बुलेंस में डाला, अस्पताल ले गया। लेकिन देखिए इसे नियति का खेल देखिए कि जो बच्चा जन्म लिया वो भी मरा हुआ जन्म लेता है। तो इससे ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें शायद हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी होंगी, या तो बंटवारे के वक्त ऐसी तस्वीरें आई होंगी तो आई होंगी, उस समय न मैं था न आप थे, लेकिन आज ये तस्वीरें कम से कम इतने लंबे कैरियर में, इतने लंबे 25-30 साल की इस उम्र में भी मैंने तो आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। बहरहाल हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हुए हैं, प्रभात का रुख करते हैं हम। प्रभात, अगर जमशेदपुर में जो तस्वीरें सामने आ रही, चूंकि जमशेदपुर तो लौह नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी झारखंड की कहा जाता है, वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए अभिषेक जी, 2 दिन पहले हमने भी एक खबर बनाई थी कि रात के वक्त आंध्र प्रदेश से करीब करीब 17 मजदूर 12 दिन पैदल चलकर वो पहुंचे थे जमशेदपुर में। पहुंचने के बाद बेदहवास वो गोल चक्कर में पड़े रहे, वो उठ नहीं पा रहे थे। जब हम लोगों को सूचना मिली तो मैं वहां पहुंचा और उन लोगों को पहले तो पानी पिलवाया, उसके बाद उन लोगों की खाने की व्यवस्था की, और जिस तरीके से वो पैदल चलकर पहुंचे थे वहां तक, निश्चित है वो देखने के बाद हृदय कांप जाता है अभिषेक जी, क्योंकि उनके पैर में फोके पड़ गए थे, उंगलियों में फोके पड़ गए थे और चप्पल टूटे हुए थे।
और ये स्थिति थी कि हम इसमें बयान नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके का स्थिति था। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारे और उनका ये कहना था कि हमें बिहार के सासाराम से आगे भभुआ जाना है। लेकिन वो उस स्थिति में थे कि उनका कहना था कि रात में मैं यहीं सो जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से इसकी सूचना दी, प्रशासन ने उन्हें उठाकर ले जाकर उनके लिए व्यवस्था की और उसके बाद आज सुबह या संभवतः कल सुबह उन लोगों को यहाँ से भेजा गया। लेकिन ये पूरे अगर जमशेदपुर के आसपास की बात करें तो हाईवे में भी कितने ऐसे मजदूर हैं, लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि देखिए भैया इतने इतने मजदूर पैदल चल रहे, इतने कड़ाके की धूप में, तो प्रशासन क्यों नहीं इन लोगों को ये करता है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि जो भी जिले के उपायुक्त है या फिर जो पदाधिकारी है वो अगर इस तरीके से मजदूर को जाते देख रहे हैं तो उसे तुरंत उस मजदूर को ले जाकर जगह पर रखें और उनकी गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। ये कल आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। लेकिन आज भी कई ऐसी जगहों से तस्वीर आई है अभिषेक कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतने कड़ाके की धूप में आज का टेम्परेचर अगर हम कहें तो 39 डिग्री था टेम्परेचर जमशेदपुर में और हाईवे में तो पूरा खाली रहता। तो काफ़ी हृदय विदारक तस्वीर आ रही है। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार जिस तरीके से ने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो भी राज्य सरकार के पास से अगर मजदूर गुजरता है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है उस मजदूर को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाकर इसे सही में लागू कराने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर अपने घर को पहुंच रहे, पैदल चल रहे, हालांकि कई व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा, जो ट्रेनें आ रही हैं, कई स्पेशल ट्रेनें मजदूर को लेके आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिसे ऐप चलाने नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करने नहीं आते, वो मजदूर कहीं ना कहीं पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में उस क्षेत्र के जो स्थानीय प्रशासन है या जो विधायक है या फिर जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और वैसे मजदूरों को लिस्ट बनाकर उनके द्वारा ही व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। जी अभिषेक। हमारे साथ अभिषेक, एक बार फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं एक घटना याद कर रहा हूं, कल की ये घटना मेरे साथ घटी थी। मैं अपने घर जा रहा था, रास्ते में करीब 20-25 मजदूरों का एक झुंड जो है वो बैठ करके एक शेड में आराम कर रहा था। हल्की बारिश हो रही थी कल रांची में, तो इस दौरान की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने मजदूरों से पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम जो है फैजाबाद से आ रहे हैं। और कहाँ जाना है? तो बाकायदा उन्होंने कहा कि हम पाकुड़ जाएंगे और रांची में फंसे हुए किसी तरीके से पैदल चलते चलते हम रांची पहुंच गए हैं। पूछा खाना कब खाया था आपने? तो उन्होंने कहा परसों। कुछ बच्चे भी थे वहीं पर, भूख से बिलबिला रहे होंगे, शायद रो रहे थे। तो मैंने पूछा अच्छा आप लोग तो भूखे रह लेते हैं, चलिए समझ में आता है कि आपको तो पता है कि गरीबी क्या होती है, इन छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं? तो बोले इनके लिए हमने चने रख रखे हैं, वो छोटे छोटे चने, जब इनको भूख लगती है तो थोड़ा सा चना खिला देते हैं तो रोना ये बंद कर देते हैं। तो कब तक ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आएंगी और क्या हम पूरे तरीके से सिर्फ सरकार पर निर्भर रहें? क्या हमारे पास कोई उपाय नहीं है? क्या हम एक इंसान के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते? देखिए यहाँ पे अभिषेक, इसको आप ऐसे समझिए, जिस हालात में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और उसके बाद समय चूंकि लोगों के पास मिला नहीं, लोग घर वापस लौटे तो कैसे लौटे? चूंकि एक साथ ही ट्रेनें बंद हो गई, बसेस बंद हो गए, तो हालात ऐसे हो गए कि सभी को लॉकडाउन में जो जहां था वहीं रहने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री ने भी यही अपील किया। लोगों से ये अपील करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि जो जहां पे जिस प्रतिष्ठान में वो काम कर रहे थे, जिस उद्योग में काम कर रहे थे, वहां पे उनको देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। उद्योग में अगर लगे हुए जो मजदूर थे उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने जो पैसे बचे थे वो खाए पिए, आसपास के जो मदद मिली वो उन्होंने उसका उपयोग किया। लेकिन जब उनको लगा कि अब यह हालात बदलने वाली नहीं है, लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 तक थोड़ा सा बर्दाश्त किया उन्होंने, लेकिन लॉकडाउन 3 आते आते उनकी धैर्य की सीमा जो है जवाब देती चली गई। और जब 50 दिन का जो अगर वक्त आप बात करें तो 30 दिनों के बाद वो धीरे धीरे उनके अंदर में, देखिए जिन राज्यों ने अपने मजदूरों को लाने के लिए पहल की उनको तो भरोसा हुआ, जैसे झारखंड सरकार ने पहल की, छात्रों के बारे में सोचिए कि कोटा से छात्रों को लाने की पहल की। मुझे छात्रों ने बताया कि अगर जरा भी सरकार देरी करती तो सुसाइडल केस बढ़ सकता था। मजदूरों के साथ भी हालात ऐसे ही बनते जा रहे थे। तो मजदूरों के सामने देखिए जिजीविषा है, ये उनके अंदर की कर्मठता है, जिजीविषा है। और बिहार झारखंड के जो मजदूर है उनके अंदर अगर देखिए तो ये बहुत जीवट होते हैं, बहुत जीवट होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। और ये आप सोचिए कि हजारों हजार किलोमीटर दूर पैदल चल जाना, साइकिल से चलना, यह आसान काम नहीं है, ये कितनी मुश्किल काम है, लेकिन वो ऐसा कर सके और उन्होंने किया। और आज की हालत में देखें तो वो अपने घर को लौट रहे हैं,
कुछ रास्ते में जो है, जो इस रास्ते में अगर कहे कि हम सभी को दुख हो रहा है कि जो हादसे का शिकार हो गए, पीड़ा हो रही है, सरकार उनको किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाए। लेकिन यही मैं बताना चाह रहा था कि ये मजदूरों के लिए पूरे वैश्विक में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 तक ये चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच हुआ था। दोनों विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज्यादा इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तबाह हुई है, उससे ज्यादा लोग मारे गए। आप अंदाजा करिए कि ये वैश्विक महामारी, और ये वैश्विक महामारी में ये महात्रासदी है, और इस महात्रासदी में जो मजदूर वापस लौट रहा है, शायद अपने जीवन में ऐसा कष्ट वो भूल नहीं पाएंगे। ये वक्त जरूर है कि गुजर जाएगा, आज 2-4 महीने में सब कुछ हालात समान हो जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए क्या पीड़ा से वो गुजरे हैं, क्या मानसिक संतरास से गुजरे हैं। और वो जब घर वापस लौट रहे हैं, बाल बच्चों के पास जब वो पहुंचेंगे, बहुत दिनों के बाद जब वो अपने घर को लौटेंगे, मैंने देखा है वो हाल, गांव के लोग, गांव का गांव खाली हो गया था। आज इस वक्त में वो सारे जो है बिहार झारखंड के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, तो शायद अब उनके पास एक उपाय बचा है कि वो कृषि से अपने आप को जोड़ पाए, छोटे छोटे अपने उद्योग और जो किसी तरह से धंधा पानी से जोड़ के अपने आप को रखे। लेकिन इस मानसिक संतरास से उभरने में टाइम लगेगा, और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अर्थव्यवस्था का जो हाल हुआ है वो इससे ज्यादा बुरा, क्योंकि कोरोना वायरस से वो हम जीतेंगे ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में हमें और वक्त लगाना पड़ेगा, और यही मजदूर देश के पुनर्निर्माण में कम आएंगे। जी, अजय भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अजय, मजदूरों से जुड़ी आज कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली तस्वीर, औरैया में सड़क हादसा हुआ जिसमें झारखंड के 12 मजदूरों की मौत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा झारखंड के लिए एक ट्रक की व्यवस्था होती है। काले प्लास्टिक, काले बोरियों में मजदूरों के शव को भर के ट्रक में फेंक दिया जाता है। वहीं पास में घायलों को भी उसी ट्रक में सुला दिया जाता है और इसी हिसाब से झारखंड भेज दिया जाता है। यह पहली तस्वीर मजदूरों से जुड़ी हुई। दूसरी तस्वीर, रांची में ट्रेनों का आगमन। रांची के पूरे झारखंड में ट्रेनों का आगमन अलग अलग जगहों से होता रहता है। मजदूर पहुंचते रहते हैं, मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारी सरकार की तरफ से होती है। तीसरी तस्वीर, हुसैनाबाद में जगन्नाथ चौक पर एक मजदूर बस से उतरता है। वो मुंबई से आ रहा होता है, अचानक उसी चौक पर कड़ी धूप थी, कड़ी धूप में तड़फड़ाता है और वहीं पर मौत हो जाता है। तड़पते तड़पते उस मजदूर की मौत हो जाती है। वहां पर लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचता है। यह तीसरी तस्वीर। और चौथी तस्वीर, एक मजदूर गोड्डा पहुंचता है। गोड्डा में जाकर के उसे क्वारंटाइन में कर दिया जाता है, लेकिन क्वारंटाइन में उसके लिए खाने तक की व्यवस्था नहीं होती है और उसकी फरियाद न्यूज़ 11 भारत तक पहुंचती है कि भाई हमें तो क्वारंटाइन में खाने तक की सुविधा नहीं है, तो आखिर हम कैसे जिए इस क्वारंटाइन में। इससे अच्छा तो हम भूखे मुंबई में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में थे। तो ये 4 तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी। आप पूरे लॉकडाउन में चारों, अगर चौथे लॉकडाउन को भी हम इसमें इंक्लूड कर लें तो चारों लॉकडाउन में अच्छी से अच्छी तस्वीरें भी अजय आपने देखी, बुरी से बुरी तस्वीरें भी आपने देखी। मजदूरों को सड़क पर भी देखा आपने, और रांची के लोगों को मजदूरों तक राहत पहुंचाते भी आपने देखा। तो अब इन तमाम चीजों को अगर एक फ्रेम में रख करके इस लॉकडाउन को देखें तो कैसे देखें अजय? देखिए अभिषेक, आपने 4 तस्वीर दिखाई है। 5वीं तस्वीर यह है कि रांची में एक बड़े हॉस्पिटल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे क्वारंटाइन किया था शक के आधार पर। उसने बिल्डिंग से छलांग लगाकर मौत को स्वीकार कर लिया। इसी रांची शहर में बरियातू इलाके में 10+2 की एक छात्रा कई दिनों से अपने घर जाने के लिए बेताब थी। भाई से झगड़ा हो रहा था, नहीं जा पाई, उन्होंने फांसी लगा ली। उसके बाद घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही है। एक बच्चा घर में अपने माता पिता के विवाद के बाद वो घर छोड़कर भाग जाता है। तो ये तमाम तरह की, देखिए अभिषेक, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि लॉकडाउन 3 के बाद जब हम लॉकडाउन 4 में जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। लॉकडाउन 1 से हमें कितना बेनिफिट मिला, लॉकडाउन 2 से हमें कितना फायदा मिला, लॉकडाउन 3 से हमने क्या पाया, और लॉकडाउन 4 हम क्यों कर रहे हैं। देखिए लोकतांत्रिक देश हमारा, ऐसा नहीं कि आप एक फरमान जारी कर दें, लोगों को घरों में बंद कर दें। आपको यह भी बताना चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा कहां तक गया है। 22 जनवरी को पहला केस भारत में मिला था। पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल और 15 मई का आधा महीना गुजर जाने के बाद कोई भी सरकारें ये कहने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र की होती है कि वो बताए कि हम ये तमाम चीजें उपाय कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो भी कहना चाहें।
बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में आप कह ले, लेकिन आपको यह भी बताना चाहिए कि हमारा मेडिकल साइंस कहाँ जा रहा है, क्या कुछ कर पा रहे हैं, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं या फिर कहीं कोई कदम आगे बढ़ा है। और यह भी बताना चाहिए कि लॉकडाउन 4 के बाद वो कौन सा व्यक्ति होगा, वो कौन सा तंत्र होगा जो ये बताएगा कि लॉकडाउन 4 अंतिम लॉकडाउन होगा, उसके बाद सारी चीजें खोल दी जाएंगी। ये तमाम चीजें देखिए, कई तरह के बयान आ जाते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। केंद्र का एक मंत्री ये कहते हुए सुने गए कि हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा, यानी कि कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इसका क्या मतलब माना जाए कि ये बीमारी भी चलती रहेगी, जनजीवन भी चलता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंगू। यहाँ रोक रहा हूं मैं आपको, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बने रहें आप हमारे साथ। प्रभात और अभिषेक आप भी हमारे साथ बने रहें। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि मजदूरों की स्थिति पर आप ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, खास हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और बीच बीच में हम मजदूरों की अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। हम एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के पहल से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन घर वापसी के लिए मजदूरों में अफरा तफरी भी है। जिंदगी दांव पर लगाकर कोई ट्रक से तो कोई पैदल ही सफर कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को पास निर्गत नहीं होने पर अब इनका सब्र टूटता जा रहा है। वहीं फंसे मजदूरों को खाने पीने और रहने तक की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लोग अपनी व्यवस्था कर जैसे तैसे गृह जिला पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मालवाहक ट्रक में बैठकर तो कोई पैदल ही लंबी दूरी तय। गोड्डा जिला जाना है हम लोग को, वहाँ खाना पीना भी नहीं मिल रहा था हम लोग को। ऐसा दो तकलीफ में 2 महीना रहे, ऐसा ही बोला कि गांव जाएंगे हम लोग, पेमेंट करो, मतलब हो जाएगा, 1 महीना काम करो। तो बोला ठीक है, काम करते हैं। 2-3 दिन काम किया, फिर भी पैसा नहीं दिया। तो घर से हम लोग भाड़ा मंगा के बोले चलो गाड़ी भाड़ा करते हैं, चलते हैं गाँव। कब से रह रहे थे वहाँ? हो गया अब हम लोग को 4 महीना। कितने लोग आज आ रहे हैं? आज हम लोग 45 आदमी आ रहे हैं। क्या चीज में आ रहे हैं? ये ट्रक में आ रहे हैं, से बड़ा ट्रक में नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, मजबूरी माना पड़ रहा है ना। कब निकले थे? वहाँ हम लोग मंगलवार को निकले शाम 6 बजे को, वहाँ से पैदल चले कम से कम ना, रात भर पैदल चले। उसके बाद इगतपुरी आए, इगतपुरी से फिर उधर से एक टेम्पू किए, टेम्पू से आए नासिक, नासिक से फिर ये गाड़ी किए। हाँ अभी ये हम लोग को पहुँचा देगा दुमका जिले। टोटल में हम लोग को लिया 1,35,000। हाँ। राज्य सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए फिलहाल बस और ट्रेन की व्यवस्था कर रखी है और आगे हवाई जहाज के माध्यम से भी लोगों को लाने की तैयारी चल रही है। बावजूद इसके प्रवासी मजदूर अपना विकल्प निकालकर सफर कर रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। इधर राज्य सरकार ने सभी नोडल पदाधिकारियों से संपर्क कर प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित भेजने का प्रबंध करने का आदेश जारी कर दिया है। आज हमारे राज्य के भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और इस तरीके से किसी भी राज्य के लोग अगर आज इस संक्रमण में पैदल चल रहे लोग की मौतें होती है तो निश्चित रूप से ये सबके लिए एक बहुत दुखद बात है। और आज इसी को लेकर हमने कल ही अपने सरकारी महकमे को आदेश निर्गत कर दिया है कि राज्य के अंदर कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का हो पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। और जहां भी लोग ऐसे चल रहे हैं उन सब को अविलंब वहां गाड़ी उपलब्ध करा करके उनको एक सुरक्षित जगह में रखकर उनका गंतव्य स्थान जाना जाए। अपने गांव शहर में काम न मिलने और घर की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश होते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि कोरोना महामारी इस तरह से लोगों की जिंदगी में काल बनकर सामने आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। देखिए, एक और तस्वीर आपने देखी। मजदूरों को अगर पास नहीं मिल रहा है, एक राज्य की जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री ले सकता है, पर बाकी राज्यों में अगर मजदूरों को पास नहीं मिल रहा है, वहां फंसे हुए मजदूर, तो आखिर मजदूर क्या करें? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ अजय लाल रांची से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अजय, एक और तस्वीर अभी हमने दर्शकों को दिखाई, साफ है मजदूर
ट्रकों में बैठ जा रहे हैं, मजदूर पैदल निकल जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अगर हमें पास नहीं मिल रहा, हमारे पास वहां खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम करेंगे क्या। और जाहिर सी बात है मजदूरों के पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या इसका भी कोई उपाय है? कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार को एक कुछ ऐसा पैकेज तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा उपाय तैयार करना पड़ेगा कि राज्यों के हिसाब से मजदूरों को ट्रीट न किया जाए, बल्कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मजदूर ट्रीट हो। क्यों अजय? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपकी चिंता जायज है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार महज 2 से 2.5 महीने के भीतर इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर ले, एक कतई संभव नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए आप कह सकते हैं कि मजदूरों की किस्मत में शायद यही कुछ, उनकी किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखने की कोशिश हो रही। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मजदूर बदकिस्मत है। आप कल्पना कीजिए कि अंडमान निकोबार में झारखंड के कई जिलों के मजदूर फंसे हुए हैं। कैसे यह संभव है कि अकेली झारखंड की सरकार कोशिश करे और वहां से मजदूरों को ले आए? कोई 100, 200, 300 संख्या नहीं अभिषेक। तो ये मुझे लगता है कि केंद्र के माध्यम से जब लॉकडाउन 1 जारी हो रहा था, उस वक्त जो होमवर्क होना चाहिए था, जो रिसर्च होने चाहिए थे, कि चूंकि भारत को कुछ लोगों ने अमेरिका और जापान की जो तुलना कंपेयर करना शुरू कर दिया था, संभवतः उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में जो मजदूर चल रहे हैं वो पानी की बोतल का जूता पहन के चल रहे हैं। कई जगहों पर हम देखा कि बच्चों को अटैची पर रख के उनकी मां उनको खींच रही है। ये तस्वीरें, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती उस वक्त हुई जब हम और पूरा देश लॉकडाउन 1 में जा रहे थे। उसके पहले होमवर्क करना चाहिए था कि राज्यों की क्या स्थिति है। क्या हम इतने संपन्न राज्य के निवासी हैं कि हर 2 मिनट में अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करें? क्या हम इतने काबिल हैं कि फ्लैट में ही रहे? क्या हम इतने संपन्न हैं कि हर तरह से मास्क पहनकर चलें? क्या इतनी किस्मत हमारी है कि हम मजदूरों को यदि अपने राज्य में लाते हैं तो उन्हें दोनों वक्त का भोजन दे सकते हैं? देखिए अभिषेक, अभी ये हो रहा है कि लॉकडाउन 3 जैसे ही समाप्त हो रहा था, कई सामाजिक संगठन जो कि मजदूरों को खाना खिला रहे थे दोनों वक्त का, उनकी हालत पतली हो गई है। और मुझे लगता है कि ऐसे सोशल वर्कर जो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जुगाड़ से मजदूरों को, आसपास के झुग्गी के रहने वाले लोगों को भोजन खिला रहे थे, उनकी भी हालत जवाब दी जाएगी। देखिए संकट कई प्रकार के भी आने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि केंद्र के स्तर पर भारत सरकार के माध्यम से ऐसी गलतियां हो गई जो बिना होमवर्क के किया गया था। यदि जनवरी में पहला केस कोरोना का आया था, फरवरी पूरा बीत गया, 22 मार्च तक बीत गया, तो 10 दिन और बीतना देना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि हम अमुक तारीख से लॉकडाउन में जाएंगे, जो फैक्ट्रियां बंद होंगी वहां के मजदूर यदि वापस लौटना चाहते हैं तो ट्रेनें इतने दिनों तक चलती रहेगी। लेकिन घुमा फिराकर हम लोग वहीं पर चले आए कि लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर प्रवासी मजदूरों को। प्रभात का रुख करते हैं क्योंकि लॉकडाउन 4 जमशेदपुर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन 3 तक जमशेदपुर ग्रीन जोन में था, पर लॉकडाउन 3 जाते जाते जमशेदपुर का कलर चेंज करता जा रहा है। तो अब लॉकडाउन 4 जमशेदपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रभात, किस तरीके से देखा जाए लॉकडाउन 4 को? क्या रिएक्शन अब तक कुछ मिल रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लॉकडाउन 3 तक हम ये कहते आ रहे थे कि पूरा कोल्हान महफूज था, लेकिन अब लॉकडाउन 3 के ही दौरान जमशेदपुर में 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जिसमें एक अब कल जो है, आज संभवतः आज ही कहें, आज एक छात्रा का जो था वो नेगेटिव आया। तो अब हम कहें तो 3 केसेस पॉजिटिव जमशेदपुर में है। लेकिन जमशेदपुर में लॉकडाउन 4 की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन कल से ही पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जो जमशेदपुर के उपायुक्त है वो, सीनियर एसपी वो, चाहे जितने तमाम पदाधिकारी हैं वो स्वयं अपने रोड पे निकल रहे हैं और जो भी चेक नाके बनाए गए हैं शहर के अंदर एंट्री करने वाले, वहां सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनसे प्रॉपर चेक किया जाए, या फिर जो मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं या अनावश्यक घूम रहे हैं उन पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज की मैं बात बता दूं, आज शाम के वक्त भी पूरे जितने थाना क्षेत्र है जमशेदपुर के, वहां के थाना प्रभारी डीएसपी निकले और जो भी लोग घूम रहे थे वैसे करीब अभी शाम की वक्त हम बताएं तो 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें थाना में बैठाया गया है। प्रभात, लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज होने छोड़ दिया जाएगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें जमशेदपुर के,
लिए। देखिए जमशेदपुर जो है वो आर्थिक राजधानी है, अगर झारखंड के आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो जमशेदपुर है। तो ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन 4 लागू हो रहा है, 31 मई तक लगभग सारी चीजें बंद है, कुछ रियायतें जरूर हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या लग रहा है जमशेदपुर के लिए, क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए अभिषेक, आपने सही क्वेश्चन किया कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये आदित्यपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। कई दिनों से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे एशिया के अध्यक्ष है, और राज्य सरकार को ये पत्र लिख रहे हैं कि कुछ हमें जो इंडस्ट्री है उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाए और हम लोग जो मानक तय करेंगे उसके अनुसार हम लोग अपने फैक्ट्री चलाएंगे। निश्चित है फैक्ट्री चलेंगे, जो मजदूर हैं निश्चित है, जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो पिछले अगर हम कहें तो 52 दिन से ऊपर हो गए हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा है, राज्य के मुख्यमंत्री को गुहार लगाई है कि ये लॉकडाउन 4 में हमें ये जो फैक्ट्रियाँ हैं कुछ आप मानक तय करें, उस मानक के अनुसार हम अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हम चालू करेंगे ताकि जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को वो कहीं ना कहीं नहीं करना पड़े। तो ये हम कहें कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है। निश्चित है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है, जैसे टाटा मोटर्स भी काफ़ी दिनों से बंद है। टाटा मोटर्स अगर चालू होते हैं अभिषेक तो निश्चित है जो आदित्यपुर के कई ऐसे इंसुलरी है जो जमशेदपुर से जो जाती है, पार्ट्स वहां बनते हैं, पार्ट्स बनने के बाद पार्ट्स बनते हैं और वहां कई ऐसे कंपनियां हैं जो वहां चलाती हैं और उससे कई रोजगार चलते हैं। देखिए अभिषेक आपको दिखाना चाहते हैं, ये थोड़ा तस्वीर भी दिखा रही है, यहाँ से अभी पुलिस पदाधिकारी लोग पार हो रहे हैं। निश्चित है पूरे जमशेदपुर में अगर हम कहें तो लोग जो पुलिस प्रशासन है काफी सख्त हो गया है। रही बात आपने आर्थिक राजधानी की बात की, अगर टाटा मोटर्स चालू होता है तो निश्चित है कि थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिलेगी। जिस तरीके से पिछले एक लॉकडाउन हो या 2 या तीसरा लोग घर में बैठकर अपनी दिनचर्या कर रहे थे या घर में बैठ के पार कर रहे थे, लेकिन चालू करने से कुछ अगर कंपनियां चालू होगी तो निश्चित राज्य सरकार को उसकी रॉयल्टी भी आएगी और कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी सरकार को मिलेगा और जो मजदूर है जो कर्मचारी है उसे भी कहीं ना कहीं राहत होगी कि चलिए कंपनी चालू हो जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार राज्य ने कहा है कि जो भी कर्मचारी उसे हटाना नहीं है, वेतन नहीं देना, लेकिन ऐसी कई जगह से शिकायतें भी आ रही कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, साफ हाथ खड़ा कर दे रहे जो कंपनी के मालिक है या फैक्ट्रीज के मालिक है, उनका कहना है कि फैक्ट्री चल नहीं रहे तो हम वेतन दे कैसे। बिल्कुल, तो अगर राज्य सरकार ये बड़ा जानिब सवाल है कि जब कंपनी नहीं चल रही तो हम वेतन दे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए प्रभात, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। अभिषेक के पास भी हम चलेंगे, अभिषेक पर कोयले से लेकर के भी सवाल पूछेंगे कि भाई लॉकडाउन 4 का हमारी कोयलांचल में क्या असर रहने वाला है, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मजबूर मजदूर पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही चर्चा हो रही है लॉकडाउन 4 पर। यह चर्चा एक साथ इसलिए क्योंकि दोनों को अलग अलग एंगल से देखना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे साथ धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं और रांची से अजय लाल जुड़े हुए हैं। सभी चर्चा हमारी चल रही थी। अभिषेक के पास हम चलते हैं, धनबाद चलते हैं। अगर धनबाद के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन, पहले 3 लॉकडाउन को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति जो धनबाद की, अगर कोयलांचल की बात करें अभिषेक, तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। हालांकि कोल ब्लॉक से जुड़ा एक बड़ी घोषणा कल निर्मला सीतारमण ने की और वो धनबाद के लिए भी राहत देने वाली थी। अब लॉकडाउन 4.0 के परिप्रेक्ष्य में धनबाद को कैसे देखें, आर्थिक अगर आधार पर इसका आकलन करने की कोशिश करें तो क्या लगता है अभिषेक? देखिए अभिषेक, यहाँ पे अभी जो स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी अगर नगर निगम क्षेत्र के बाहर में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 72 प्रकार के उद्योगों को इजाजत मिल गई है कि वो वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों के मुताबिक अभी तक उद्योग चालू करना मुश्किल हो रहा है। जैसे पहला शर्त ये रखा गया है कि उन सभी में एक तो 35% से ज्यादा वो कर्मचारी से काम नहीं ले सकते और उनको खाने पीने की व्यवस्था उसी उद्योग के पास करनी होगी। उसके बाद उनको 2 समय जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ ही उनको सैनिटाइजर के द्वारा जो है सैनिटाइज करते रहना होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब धनबाद में देखिए हार्डकोक इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कोयला मजदूरों को रोजगार देती है, लेकिन हालात यह है कि अभी भी 100 से ज्यादा ये हार्डकोक इंडस्ट्रीज में ज्यादातर हार्डकोक इंडस्ट्रीज अभी भी बंद है।
मतलब उसके बंद होने से जो प्रवासी मजदूर जो वापस लौट रहे थे या जो आसपास के मजदूर थे जिनको काम मिल सकता था वो बंद है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट के कारोबार है उनको अभी तक इजाजत नहीं मिली है, वो अभी बंद है, ठप पड़ा हुआ है। हर जो फैक्ट्री है वहां से जो मजदूर बाहर से आए हुए थे वो सब जा चुके हैं, कुछ बचे खुचे हैं वो जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक तरह से कहें कि कोयला क्षेत्र में अगर बीसीसीएल की इकाई को छोड़ दे, ईसीएल सीसीएल की इकाई को छोड़ दे, जो सरकारी कंपनियां हैं, अगर वहां कोयला उत्पादन को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी जगहों पर उत्पादन बिल्कुल ठप है। और ऐसी स्थिति में उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मुकम्मल जो है व्यवस्था करनी होगी, मजदूरों को भी वहां तक पहुंचाना होगा, साथ ही साथ सरकार को भी सभी तरह के उनको सहायता प्रदान करनी होगी। तो अभी परेशानी है, इस परेशानी को दूर करने में या वक्त को फिर से रिवाइव करने में बहुत समय लग सकता है, मतलब 1 से 1.5 महीना का वक्त लग सकता है, ये आप मान के चलिए। और ये 15 दिनों में कम से कम छोटे कारोबार को इजाजत अगर मिल जाए तो संभव है कि मार्केट, दुकानें, जो प्रतिष्ठान है वो खुल जाएगी। हालांकि बड़े मॉल को तो अभी भी इजाजत नहीं है, स्कूल कॉलेज को तो अभी भी इजाजत नहीं है, जिम और बाकी जो संसाधन है। लेकिन अगर छोटे दुकानदारों को अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो रोजी रोटी तो जाएगी, साथ साथ वो मेंटली फ्रस्ट्रेशन में आएंगे और बहुत सारी परेशानियां दूसरे तरह की बढ़ेगी। तो देखिए, एक बात जो समस्या आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है, जिधर देखता हूं करुणा से मानवता का मेल नहीं है। तो ये बड़ी संकट है, इस संकट को दूर करने के लिए देखिए कुछ लोग सहायतार्थ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद किसको मिल रहा है? जो बेहद गरीब है या फिर अमीर लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मध्यम वर्ग बहुत मुश्किल हालत में है, जो किसी से मांग नहीं पा रहा है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, अपनी दर्द बता नहीं पा रहा है। तो इस वक्त में उनको अगर राहत नहीं दी गई तो ये बहुत मुश्किल होगा अभिषेक। और इसीलिए मैंने कहा कि मजदूर जो लौटे हैं उन्हें ही रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार उन्हें भी चाहिए जिनके काम धंधा अच्छे खासे चल रहे थे और बंद है। जी अजय, इसी सवाल का जवाब रांची के परिप्रेक्ष्य में, रांची के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन 4.0 को किस तरीके से देखें? आज रात के बाद से मुझे लगता है कि स्थितियां और विचित्र होंगी। कई प्रकार के ऐसे संकट दिखाई पड़ेंगे जो अब तक नहीं आ रहा है। लोगों में आक्रोश बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे नोट करने वाली बात है अभिषेक, आज ही रिनपास के वरिष्ठ डॉक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी। 7-8 से पहले जो आंकड़ा था, अब 15-20 लोग ऐसे फोन कॉल करके और ओपीडी के माध्यम से तमाम जानकारियां ले रहे हैं कि हमारे घर का फलना शख्स पूरी तरह से यदि चुप बैठता है तो कई घंटे वो चुप ही रहता है। कई प्रकार के घरों में घरेलू विवाद हो रहे हैं, थोड़ा सा यदि रिमोट कहीं खो गया उसे लेकर तकरार बढ़ जा रही है, यदि कोई दोबारा चाय मांग दे घर में, तो ये तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। और इन सब के बीच जो छोटे कारोबारी हैं, जो ऑटो चलाते थे सड़कों पर, जिनका रोज का कमाई 200-300 आ जाता था, उसके माध्यम से उनका घर चलता था, उनकी परेशानी बढ़ेगी। छोटे बच्चे में चिड़चिड़ापन की शिकायतें आ रही हैं, वो चीजें दिखाई पड़ेंगी। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें कहां से रोजगार मिलेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था एक हद तक सरकारें जरूर कर रही है। हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी कि कम संसाधन के बावजूद इस शख्स ने यह दिखा दिया है कि यदि हिम्मत हो तो किसी भी मुकाबले की चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें कब तक होंगी? मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 पे जाने से पहले पूरे लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था कि हम कोरोना वायरस को लेकर जो जंग लड़ रहे थे, जो कहा जा रहा था कि जीतेंगे, हम कोरोना को हराएंगे, हम बहुत हद तक, देखिए अब जब रांची से किसी शहर की यात्रा करते हैं अभिषेक, तो देखेंगे कि सड़कों के किनारे माइल मीटर लगा रहता है। यदि आप रांची से लातेहार जा रहे हैं तो पहले लिखा होगा 114 किलोमीटर, फिर जाएंगे तो 90। तो ये विश्वास बढ़ता है कि हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि विश्वास में लेने की जरूरत थी कि हम बहुत हद तक कोरोना को हराने में सक्षम हो गए हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा। अचानक से घोषणा कर देने से देखिए लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लोगों की तारीफ करनी होगी कि केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, राज्य सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन लोगों को विश्वास में लेकर कि हम बहुत हद तक कोरोना से जो जंग चल रही थी उसमें जीत के करीब पहुंच गए हैं। थोड़ा और आपको धैर्य देना होगा, थोड़ा और मुश्किलों का सामना करना होगा, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। ये विश्वास लोगों में पैदा करने की जरूरत है अभिषेक, जो कि नहीं हुआ है। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम चर्चा में आपने हिस्सा लिया। अपने अपने जो पॉइंट्स थे, अपने अपने शहरों की तरफ से
वो भी आप लोगों ने दिए। मजदूरों से जुड़ी कई तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, मजदूरों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से मजदूरों को परेशानी हो रही है। मजदूरों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। लगातार हम ऐसी रिपोर्ट्स पूरे झारखंड से आपके सामने रख रहे हैं जहां पर मजदूरों से जुड़ी कोई भी परेशानी उनके सामने आ रही है तो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। ठीक उसी से जुड़ी अगली खबर भी आप देख लीजिए। महाराष्ट्र से पलामू के मजदूरों का एक जत्था 12 मई को झारखंड के लिए चला। 2 दिन पैदल फिर किसी वाहन का सहारा लेकर इन मजदूरों को रांची के धुरवा चेक पोस्ट पर रोककर उनकी जांच की गई। इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शाहनवाज इस रिपोर्ट में। मजदूरों की टोली जो मुंबई से आई है, महाराष्ट्र से चल के आई है, हजारों किलोमीटर चले हैं ये लोग, 2-2 दिन तक पैदल चले हैं। बताइए कितना दिन पैदल चले, कैसे चले? 2 दिन चले, खाने पीने के चिवड़ा वगैरह लिए उसको खाए, फिर चलते रहे। फिर बीच में गाड़ी ट्रक वगैरह मिला, फिर ट्रक से आए। कल 2 दिन ट्रक से सफ़र किए, ऊपी पहुँचे। हम लोग को खाने पीने का पैसा वगैरह सब खत्म हो गया तो वो मेरा भाई है, मामा का लड़का, उसको बोले कि भैया हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आप आ सकते हैं? तो बोला कि ठीक है, हम सिलेंडर वगैरह गैस और चावल दाल लेके आ रहे हैं, तो हम लोग आते रहो। दूर रात चले हैं, उसके बाद में ट्रक में बीच में गाड़ी चढ़े हैं। मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ हैं, क्या करेंगे इन लोगों के साथ? अब क्या करेंगे, मैंने इनके साथ प्रक्रिया क्या है? एक नैतिकता होगा उसको हम फॉलो करेंगे, जो भी नियम संगत होगा उसमें चाहेंगे कि अपना गंतव्य तक ये लोग पहुंच जाए। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रविवार सुबह राजधानी एक्सप्रेस से यात्री रांची स्टेशन पर उतरे और दूसरे जिलों तक जाने के लिए प्रशासन ने बस की व्यवस्था भी की, मगर 3 गुना भाड़ा सुनकर यात्रियों ने विरोध जताया। प्रशासन का कहना था कि मौजूदा हालत में इससे कम भाड़ा संभव भी तो नहीं है। दूसरी राजधानी एक्सप्रेस रविवार सुबह रांची जंक्शन पहुंची। तमाम प्रक्रियाओं के साथ यात्री स्टेशन से बाहर निकले। प्रशासन ने उनके लिए टैक्सी के अलावा बसों की व्यवस्था भी की थी, लेकिन भाड़ा सामान्य से 3 गुना अधिक। और सरकार को चाहिए था कि इस पे, चूंकि मजदूर या फिर जो फंसे हुए वही लोग आ रहे हैं इस पे, है ना, कोई खुशी से तो आ नहीं रहा है, तो सरकार को थोड़ा रियायत देनी चाहिए थी इसमें। और डबल भी होता तो चलता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, और सरकार को चाहिए कि रियायत दे इसमें और सुरक्षित पहुंचाए उन तक। फिर भी आप पहुंच जा रहे हैं घर, ये कम है क्या? ये बड़ी बात है कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा मन में और खुशी होती अगर थोड़ा सा और रियायत मिलता हमें। प्रशासन ने माना कि भाड़ा अधिक है, लेकिन उसका कारण ये बताया कि सामाजिक दूरी के हिसाब से बस में आधे यात्री ही सफर करेंगे और वापसी में ये बस यात्रियों को उतारकर खाली लौटेगी, इसलिए भाड़ा तर्कसंगत है। देखिए, एक बस में अगर 50 सीटर बस है तो 25 आदमी बैठेंगे, मतलब जितनी बस की कैपेसिटी है उसके हाफ पे बस चलेगी और जाकर खाली वापस आएगी। तो उसी हिसाब से ये ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये किराया फिक्स हुआ है, और नॉर्मल किराया का जो था उससे अधिक तो है, लेकिन इसमें सर्वसम्मति से और ये देखते हुए कि बस जो है अपनी कैपेसिटी पर हाफ पे रन करेगी और वापस खाली आएगी, उसी हिसाब से किराए का निर्धारण हुआ है। बहरहाल जो भी यात्री दिल्ली से रांची लौट कर आए वो बेहद खुश थे। घर लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जी कोशिश, मम्मी का तबीयत खराब था तो गए थे, 4 महीने हो गया। अच्छा जी मुगलसर जाके दिलदार नगर, अच्छा, वहाँ पे थे। तो यहाँ आने का कितना ईगरनेस था? मन था, यहाँ एक बेटी थी ना, इसीलिए बहुत मन था, मगर क्या करे, टिकट ही नहीं बन पा रहा था, कोई ट्रेन ही नहीं थी, इसीलिए आप लोग बहुत थैंक यू। तो ट्रेन का सफर कैसा रहा? जी अच्छा रहा, थोड़ा सा डर लग रहा था मगर ठीक था। किस टाइप का? मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेशन पे कैसे होगा, घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। 2 महीने कैद में रहने के बाद सकुशल अपने घर पहुंच जाना एक सुखद एहसास की तरह है। राजधानी एक्सप्रेस से उतर लोग प्रशासन और सरकार का धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हें घर वापसी का मौका दिया गया। दिल्ली से दूसरी राजधानी एक्सप्रेस सोमवार की सुबह रांची पहुंची। पहले से कुछ बेहतर इंतजामात किए गए थे, लेकिन लोग बसों में बैठने के बाद ये जानकर बेहद हैरान हुए कि उन्हें दुगने से भी अधिक भाड़े के साथ घर पहुंचना होगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। 1248 यात्रियों को लेकर नागपुर से हटिया आई स्पेशल श्रमिक ट्रेन।
हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकते ही यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। नागपुर से चली ट्रेन में झारखंड के 11 जिले के लोग हटिया स्टेशन पहुंचे। पहले तो इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद नाश्ते का पैकेट और मास्क दिया गया। नागपुर से स्पेशल ट्रेन में सवार हजारीबाग निवासी विनय शर्मा ने बताया कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम वो पिछले 10 सालों से कर रहे थे। अब स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए उन्हें परिवार के साथ वापस लौटना पड़ा। हाँ सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कोरोना महामारी में, और ऐसी पहली बार तकलीफें मिले हैं सर, जो आज हम पूरे परिवार वहाँ से चल पड़े। हाँ सर, पूरे परिवार बोले तब मम डैड, हाँ मम डैड गांव में रहते थे। हमारा 2 बच्चे हैं, हमारी मिसेस और हम। नागपुर में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने गई थी शांता खाखा। शांता कहती हैं कि सरकार की बेहतर व्यवस्था के कारण आज वो घर वापस लौट आई हैं। वहाँ का स्थिति तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट फिर भी बोलेंगे कि जहाँ तक होना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का पेशेंट है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ रहना भी जो है चैलेंजिंग का बात है। हाँ, हटिया रेलवे स्टेशन में 1 मई से लगातार श्रमिकों की स्पेशल ट्रेन आ रही है। इन ट्रेनों में आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधा मुहैया कराने में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहा है, जिसमें मिशन ब्लू फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली ट्रेन मजदूर दिवस के दिन आना शुरू हुई है और अभी तक दर्जन भर से ज़्यादा ट्रेनें आ चुकी है। आज भी नागपुर से ट्रेन आ रही है जो 9:40 पे यहाँ 1248 लगभग मजदूरों को लेकर के पहुँचेगी। हमारी संस्था पहले दिन से जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए स्टेशन पर खाने की सुविधा, पानी की सुविधा, सॉफ्ट ड्रिंक की सुविधा, छोटे बच्चों के लिए सेरेलैक की सुविधा, बिस्किट, ये सारे चीज़ें पहले दिन से ही उपलब्ध करा रही है। लॉकडाउन में श्रमिकों की स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग के सहयोग से यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। हम लोग भी इस बार इसको बहुत सीरियसली जो है इनको नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से अपने अपने ज़िले के बस तक पहुंचा देंगे। मेडिकल जांच होगा, इनको खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, और इसमें जो है हम लोग फोर्सेस को भी अकॉर्डिंगली जो है लगा दिए हैं, ब्रीफ कर चुके हैं। सारी तैयारी हमेशा की तरह वैसी है, जिस तरह हमेशा स्मूथली निकलता है, इस बार भी हम लोग ये काम कर लेंगे। लॉकडाउन में घर वापसी करना, वो भी राज्य सरकार और रेलवे के सहयोग से, ये बड़ी बात है। अब वापस लौटे लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। नागपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से 1248 यात्री भी रांची पहुंचे, लेकिन इसमें बिहार के खगड़िया के 26 यात्री भी थे। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के खगड़िया जिले के 26 यात्रियों को जाना था बिहार, लेकिन नागपुर रेलवे स्टेशन में ये कहकर बैठाया गया कि झारखंड के बाद आप आगे अपनी यात्रा सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये लोग नागपुर के अनाज मंडियों में मजदूरी का काम करते थे। लॉकडाउन के कारण स्थिति लगातार खराब होती चली गई और घर वापसी का मन बनाया, लेकिन नागपुर से बिहार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं होने के कारण ये झारखंड आ गए। नागपुर में तो बोला झारखंड जाएगा, झारखंड से बिहार का मिल जाएगा, पकड़ लो ट्रेन। बोले कितना जाएंगे, इसे ये बताइए आप लोग कितने लोग हैं? हम 26 आदमी। वहाँ क्या काम करते थे? हेमाली काम करते थे बोरा का। वहाँ बंद हो गया ना फैक्ट्री, तो क्या करते वहाँ। तो ऐसे पैदल चलते, फिर भी कोई गाड़ी वाले को हॉर्न देते, मार्शल वाले को, वही उठा के ले गया। यही है। ये प्रवासी मजदूर बिहार के हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र में काम करने गए थे। चना मंडी में खरीदी थी मैं, गाड़ी लोड का। मंडी में हाँ। तो वहाँ तुम कितने वर्षों से काम कर रहे थे? भैया 2-4 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। क्या आप फिर वापसी जाने का सोच रहे हैं? हाँ भैया, घर जाएंगे ना। बिहार के प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे हैं। अब रांची जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इन्हें सकुशल घर वापसी कराई जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।
तो अब सियासत की बात कर लेते हैं। प्रवासी मजदूरों को राहत देने की जगह अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति भी इस कदर कि बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस सभी एक दूसरे को उसकी औकात बताने में लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। झारखंड भी उसी लॉकडाउन से गुजर रहा है। जाहिर तौर पर राजनीति की दुकानदारी भी बंद है। विरोध प्रदर्शन के दौर का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश भर में एक साथ फेसबुक लाइव करके प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है कि वो प्रवासी मजदूरों को झारखंड में वापस नहीं लाना चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर छोटे बड़े नेताओं ने अपनी आवाज से ही फेसबुक पेज पर लाइव जाकर सूबे की सरकार को जमकर कोसा। बिल्कुल देखिए, यहाँ की सरकार कहा जाए तो निकम्मी सरकार है, असंवेदनशील सरकार है। सरकार को न तो मजदूरों की चिंता है, न किसानों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। जो मजदूर आ रहे हैं, जो किसान आ रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधाने की आवश्यकता है, ना कि उनको दुत्कारने की जरूरत है। मौजूदा वक्त राजनीति का बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध का लहजा जब झारखंड में सरेआम हुआ तो एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेता बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो यहाँ तक कह डाला कि आज जो भी तस्वीर सामने आई है उसके इकलौते जिम्मेदार व्यक्ति कोई है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। जबकि कांग्रेस का मानना है कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार तक नहीं है। झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन संवेदनहीन है या संवेदनशील है, ये इस राज्य और देश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी को इन प्रवासी भाइयों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चिंता 8 लाख प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने को है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को अब तक ला चुके हैं और इस काम में सरकार पैसे का भी इंतजाम की है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हवाई जहाज के लिए भी रिक्विजिशन मांगा है ताकि अंडमान निकोबार जैसे प्रदेशों से हमारे मजदूरों को वापस ला जा सके। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये दिन भर मक्खन रोटी खाते हैं और शाम को एक चिट्ठी लिखते हैं। इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है। सवाल ये नहीं है कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कौन कितना ज्यादा संवेदनशील है। सवाल ये है कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर वो कौन सी पार्टी है जो मजदूरों के साथ। प्रशासन की तरफ से भले ही आदेश दे दिया गया हो, सरकार ने आदेश दिया है कि मजदूर अगर कहीं मिलें तो सबसे पहले उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। बाकायदा मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, प्रशासन को निर्देश दिया है। लेकिन अगर आप झारखंड के हाईवे पर चले जाएंगे तो आपको इन निर्देशों का असर कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्या नजर आ रहा है वो इस रिपोर्ट में देखिए। इन ट्रकों में भरकर जानवरों जैसे अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे मजदूर, जिनके हौसले के सामने बड़े बड़े फैसले छोटे पड़ गए हैं। देश के तमाम राजमार्ग इनके पसीनों और आंसुओं से तप रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सैकड़ों किलोमीटर चलकर पहुंचने वाले मजदूर अपने ही देश में बेगाने बने हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से तुम लोगों को तकलीफ हो रहा है, हमको मालूम है, लेकिन मालूम तो है, सबको मालूम पड़ता है। हम मजदूर है, धूप में काम करते हैं, खाना कमाते हैं, उसके बाद खाना मिलता है। सरकार बोलता है तुम लोगों के लिए पूरा इंतजाम करके रखा है, तुम लोग सब्र करो। कितना दिन सब्र करेगा? कंपनी अपना हाथ ऊपर कर लिया है, लेकिन हम लोग को पेट पालने के लिए मजबूर हो गया है। जहाँ बीते दिनों प्रवासियों के आगमन से संक्रमण में दुगना इजाफा हुआ है, वहीं राज्य सरकार ने भी इनकी मदद की पहल की और राज्य से गुजरने वाले तमाम मजदूरों को भोजन पानी और उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने को लेकर संसाधन मुहैया कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। की तरफ से सभी को निर्देश है कि कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल दिखता हुआ या ट्रक में मूव ना करे, उसको रुकवा करके उसको खाना पीना और इस सब की प्रॉपर व्यवस्था के बाद बसेस के माध्यम से दूसरे जिला में जहां पर भी उनका गंतव्य स्थान है उनको पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जितने पदाधिकारी हैं उनके अलावा एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया है। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद भी राजमार्ग में ना तो कोई पेट्रोलिंग पार्टी नजर आ रही है, ना ही कोई प्रशासन के लोग।
इस लॉकडाउन से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है वो है प्रवासी मजदूर। एक तरफ उनके ऊपर भूखे प्यासे घर पहुंचने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमण का खतरा भी। ऐसे में सरकार ने निर्देशित किया है कि उन्हें संसाधन मुहैया करा जाए। इसके बावजूद भी इन रेंगते राजमार्गों पर कोई भी प्रशासन का अमला नजर नहीं आता। सहयोगी अरविंद के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत। लॉकडाउन में जिला प्रशासन की तरफ से 22 होटलों को अपने सामानों की बिक्री की इजाजत मिली है, पर इसकी एक मुख्य शर्त काउंटर सेल रखी गई है। लॉकडाउन के कारण रांची के सभी मिठाई दुकान बंद थे। रांची प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद अब मिठाई और जलेबी मिलनी शुरू हो गई है। लालपुर स्थित न्यू राजस्थान कलेवाले होटल ने भी काउंटर सेल शुरू की है। काउंटर सेल का मतलब ये है कि आप कोई भी सामान हमसे पैक करा के ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठा के हम आपको नहीं देंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि इसको सभी लोग माने, ताकि हम इस कोरोना संकट में अपना सहयोग भी दे सकें। लॉकडाउन के कारण सभी होटल जहां मिठाइयां बिकती थी बंद पड़ी है। अब परमिशन मिलने के बाद भी कई मिठाई दुकान है तो दुकान खोल पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि सभी कारीगर वापस लौट चुके हैं और अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही सभी दुकानें खोल पाएंगे। मेरा भी एक दुकान का परमिशन मिला हुआ है, लेकिन खोलेंगे 2-4 दिन बाद। थोड़ा स्टाफ भी अभी कम है, इसलिए पूरा दुकान को सैनिटाइजर करके, दुकान साफ सुथरा करके उसके बाद ही हम डिपाटोली का दुकान खोलेंगे। लॉकडाउन में मिठाइयों और जलेबी का स्वाद लोग भूल से गए थे और जब दुकानें खुली तो लोग जलेबी खरीदने पहुंचने लगे हैं। अनुभव यही है कि बहुत दिन से बच्चे लोग भी परेशान थे, घर के लोग परेशान थे मिष्टी खाने के लिए। और अभी मैं सब्जी लेने आया था तो देखा कि यहाँ जलेबी बन रही है, इसीलिए मैं रुक के मैं जलेबी ले रहा हूँ। परेशानी तो है ही, लेकिन क्या किया जाए, कोविड-19 के चलते जो भी प्रशासन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अब जरूरत है बाजारों में ग्राहकों और दुकानदारों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सहयोग करना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।